नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आधा बिहार वोट कर चुका है, लेकिन पूरे बिहार को अभी तक पता नहीं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हैं भी या नहीं। क्या आपने ऐसा कोई चुनाव देखा है जिसमें जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा हो और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद विधायक दल तय करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की सियासी हैसियत सिर्फ इतनी रह गई है कि चुनाव में उनका फोटो लगाकर वोट मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है विधायक फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए के जीत के बाद नीतीश कुमार के साथ क्या होगा? मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए मजबूर किया जाएगा या कुछ दिनों के लिए बना दिया जाएगा फिर हटा दिया जाएगा? इस सवाल पर बीजेपी इतनी चुप क्यों साधे हुए है? यही बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। इस बार कह रही है जनता जानना चाहती है कि बीजेपी का प्लान क्या है। कहानी बनाई जा रही है 2020 में नीतीश को 43 सीट आने के बावजूद भाजपा ने सीएम उम्मीदवार बनाया था, तो फिर इस बार बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कह रही है? 2020 के चुनावी सभा में पीएम मोदी खुलकर नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट मांगते थे, लेकिन 2025 में कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। यानी चेहरा नीतीश का, वोट नीतीश के नाम पर और फैसला विधायक का, वो भी चुनाव के बाद। विधायक कब से भारत की राजनीति में इतना स्वायत्त और स्वतंत्र दल बन गए हैं? क्या विधायक दल अपना नेता किस तरह चुनती है, इसकी हकीकत लोगों को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार इस चुनाव में खूब सभा कर रहे हैं, लेकिन उन तक किसी पत्रकार को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है या कोई पत्रकार नहीं पहुंच पा रहा है। मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन पत्रकारों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। मैनिफेस्टो जारी करने के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारे प्रेस के सामने से सभी नेता चलते बने, 1 मिनट से अधिक नहीं ठहरे। उन्हें पता था इस मौके पर घोषणा पत्र से अधिक यह बड़ा सवाल बन जाएगा कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। प्रेस के सामने बीजेपी इस सवाल को कैसे टाल सकती थी और नीतीश कुमार इसका जवाब कैसे देते? इसी से बचने के लिए मैनिफेस्टो जारी करते ही सारे नेता चले गए। हो सकता है बीजेपी इस प्रश्न का जवाब बदल गया हो। यदि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते तो इसकी घोषणा कर देते कि अगला सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। जनमत का दबाव होता फिर भी नीतीश के नाम की घोषणा कर देते, लेकिन प्रथम चरण के चुनाव हो गया है और दूसरा चरण करीब है, फिर भी साफ साफ नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार अगला सीएम होंगे। इस पर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी भी बंद है। पीएम मोदी महागठबंधन पर बोलते हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम फेस बनवा लिया। सुनिए इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा क्या कहते हैं। इसकी जैसी भावना क्यों रहे? क्यों वोटर को डराने का? अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। यानी कि वो कट्टा की भाषा ही वो लोग समझ, उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो हमारे? तो 14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, बात करो। सर विश्व गुरु की बात कर, आखिर जेडीयू नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने की मांग को लेकर क्यों नहीं करती? आखिर बिना कट्टे के दो दलों में इतनी चुप्पी कैसे पसर गई है? एनडीए और जेडीयू दोनों में सीएम फेस के नाम पर दायां बायां घुमाया जा रहा है। सीएम का वैकेंसी खाली नहीं है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिवाय हाँ चुनावी रैली में माहौल बनाने के लिए कभी कभी बीजेपी जदयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का बयान ज़रूर दे देते हैं। सवाल है जेडीयू और एनडीए के आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस घोषित करने क्यों नहीं किया? क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनने में सक्षम हैं? तो फिर उन्हें प्रेस से क्यों दूर रखा जा रहा है?
आखिर वे चुनावी रैली कर रहे हैं, फिर इतनी पर्देदारी क्यों की जा रही है? मीडिया इस चुनाव में नीतीश कुमार का स्पष्ट प्रभाव बता रही है, फिर उनके सेहत के सवाल पर चुप क्यों है? क्या इसलिए कि कहीं बीजेपी को दिक्कत ना हो जाए? महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की मजबूत स्थिति बताई जा रही है। क्या उन महिलाओं को पता है कि वह जिनके नाम पर वोट कर रही है वह अगला सीएम होंगे या नहीं? जो मीडिया आज बता रही है कि चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से अधिक होगा, वही मीडिया नीतीश कुमार के सीएम फेस घोषित करने के सवाल पर चुप हो जाती है। बीजेपी भले चुप हो, फूंक फूंक कर कदम रख रही हो, लेकिन बीजेपी को पता है बिहार में नीतीश कुमार इतनी कमज़ोर सेहत के बाद भी इतना सम्मान पाते हैं, तो चुनाव के बाद उन्हें धोखे से निपटाना इतना आसान नहीं होगा। अगर नीतीश फैसले की स्थिति में हैं तो उन्हें भी अपने विरासत का अंदाज होगा। उन्होंने भले ही अलग अलग दलों का दामन थामा, लेकिन अपनी स्वायत्तता बचाए रखी। इस बार जरूर यह संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार को कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश अपने सियासत का बंटाढार नहीं होने देंगे कि कोई आया सियासत लूट ले गया। यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि जदयू में कौन टूट कर चला गया, लेकिन अगर नीतीश के कोर वोटर को पता चल गया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, तो अगले चुनाव में खाते में 20,000 की राशि भी कम पड़ जाएगी। बड़ा सवाल है 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार की शिक्षा इंजीनियरिंग की रही है। 2005 में मुख्यमंत्री के बनने बाद 2 स्तर पर अंकगणित लगाए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क पुल पुलिया का निर्माण करवाया। दूसरे सोशल इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने 116 जातियों का अति पिछड़ा वर्ग बनाया। इस तरह उन्होंने अति पिछड़ा, दलित, महादलित, पासबांदा मुस्लिम का एक ऐसा जनाधार बनाया जिसके सहारे 20 साल सत्ता में रहे। महिला को पंचायती राज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, शराबबंदी कानून लाए। इस बार चुनाव में जेडीयू के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस तरह नीतीश कुमार सही अर्थों में राजनीति के असली गणितज्ञ है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार बदहाल, पलायन को मजबूर और गरीब राज्य बना हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव के पास अपना परंपरागत यादव मुस्लिम वोट यानी माई समीकरण वाला व्यापक जनाधार है, जो इनके वोट फीसदी को एक ठोस आधार देता है। इस बार चुनाव में अकेले स्टार प्रचारक बने हैं और रिकॉर्ड सभा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी देने का वादा युवाओं को आकर्षित कर रहा है। महागठबंधन का सीएम फेस है। यदि महागठबंधन जीतती है तो सीएम बनना तय है। वहीं प्रशांत किशोर एक योग्य संगठनकर्ता, कुशल रणनीतिकार और कठोर परिश्रमी है। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी की स्थापना की। पलायन रोकने और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर वोट मांग रहे हैं। अपना कोई परंपरागत जनाधार नहीं है। पलायन रोकने और रोजगार के नाम पर युवा और प्रवासी मजदूर का रुझान उनकी तरफ है। खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यदि जनसुराज जीत का जादुई आंकड़ा पार करता है तो यह सच में बिहार की राजनीति में बदलाव नहीं बल्कि चमत्कार होगा। हमने विश्व को अंकों से खेलना सिखाया और फिर अपने देश के राजनीतिक खिलाड़ियों को गणित समझाया। अपने प्रशांत किशोर राज्य घूमकर राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर पर गणित की महीनी सिखाते रहे। आज खुद अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अपनी ही जमीन पर यहाँ आकर महीन आकलन करने वाले किशोर मोटा मोटी में उलझ गए। मोटा मोटी राजद भी करती रही, पर इस बार महीन का गणित लगाए हैं। इस बार मोटा मोटी मुस्लिम यादव समीकरण में महीन अति पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास और उसमें दलित महादलित का छौंका लगाने का तेजस्वी काम किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के गणित में भी पहले मोटा मोटी ही चलता था, अब उन्होंने भी महीन काम शुरू कर दिया है। लेकिन गणित बिठाने का ताज भी तो नीतीश बाबू को ही मिलेगा। बाकी सबके पास पलस्तर किया मोटा बेस है जिस पर वह अपने खंभे खड़ा करते हैं। नीतीश बाबू ने पतले पतले छड़ों पर छत डाल दिया। बांस बल्ली की जरूरत पड़ी तो ले लिया। उसी आधार की छत के नीचे 20 साल से हैं। आधुनिक बिहार के महान गणितज्ञ नीतीश बाबू को सलाम है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।